इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। आप इसको कह सकते हैं ग्राफ ऑफ आर्क कोसाइन, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ग्राफ ऑफ आर्क कॉस, आर्क साइन आर्क कॉस, या हम इसको कह सकते हैं ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स। आपको मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया है, फर्स्ट पार्ट में, आईडीएफ के फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंटी होता है वो होता है एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप आईडीएफ कहते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को पढ़ने के पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर हम y इज इक्वल टू cos x की बात करें तो याद कीजिए y इज इक्वल टू cos x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा? अगर हम इसका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक y इज इक्वल टू cos x, ये इनपुट के रूप में क्या लेता है? इनपुट के रूप में क्या लेता है? एंगल, बताया है मैंने। और आउटपुट के रूप में क्या प्रोवाइड करता है? वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनपुट के रूप में क्या लेता है? एंगल, और वैल्यू देता है आउटपुट के रूप में। अगर हम एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये cos इनवर्स x की जब हमने बात करी तो यहां पर x क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा। मतलब एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो इनपुट के रूप में वैल्यू लेता है और आउटपुट के रूप में एंगल प्रोवाइड करता है। क्लियर? आपको इसके डोमेन के बारे में जानकारी है, मैंने बता दिया है, और रेंज के बारे में भी जानकारी है, बता दिया है। इसका डोमेन मैंने बताया था कि डोमेन इसका R होता है, और इसका रेंज मैंने बताया था -1 से 1 होता है। जी क्लियर? मैंने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में, अपने स्वाभाविक प्रांत में कभी भी 1 नहीं होता है, मेनी 1 होता है। और जब तक कोई फंक्शन 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, तब तक वो फलन इन्वर्टिबल नहीं होगा, और अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोज में बता दिया है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम बाइजेक्टिव बनाते हैं। बाइजेक्टिव कैसे बनाते हैं? उसके डोमेन का कोई एक ऐसा पार्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई एक ऐसा ब्रांच, कोई एक ऐसा हिस्सा सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो फंक्शन 1 हो जाता है, तब जाके हम लोग बात बढ़ते हैं इन्वर्टिबल की, कि उसका वो एक इन्वर्टिबल बन जाता है। बिकॉज जब 1 हो जाएगा और जो उसका रेंज होता है, उस रेंज में अगर हम बात करेंगे तो 1 ऑन टू बन गया, और 1 ऑन टू की वजह से वो क्या हो जाता है? इन्वर्टिबल, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो यहाँ पे जो डोमेन है, इसके जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की जब हम बात करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में मैंने बोला था 0 टू पाई, और रेंज हो जाएगा -1 टू 1। तो ये केस जो है ये 1 का केस है, ये केस जो है वो मेनी 1 का है, मेनी 1 इनटू का केस है। जब फंक्शन का y इज इक्वल टू cos x का डोमेन R है और रेंज इतना है तो ये मेनी 1 इनटू है। लेकिन जब इसके डोमेन को मैंने प्रतिबंधित कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो रेस्ट्रिक्ट करके क्या, डोमेन का R का मैंने एक हिस्सा ले लिया 0 टू पाई, और 0 टू पाई में ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 तो रेंज मैंने कितना लिया? -1 तो इस केस में यहां पर ये क्या बन जाएगा? 1 ऑन टू। अच्छा, जब ये 1 ऑन टू बन गया तब तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ थोड़ी सी एक बात और बता दें, आपको पता है कि अगर एक है और उसका इनवर्स अगर एक इनवर्स है तो डोमेन ऑफ एक जो होता है वो रेंज ऑफ एक इनवर्स के बराबर होता है। किसी फंक्शन का डोमेन अपने इनवर्स के रेंज के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर हम रेंज ऑफ एफ की करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के बराबर होगा। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखनी है। तो ये तो 1 ऑन टू हो गया, और जब 1 ऑन टू हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब y इज इक्वल टू cos इनवर्स x डिफाइंड होगा। तो जो इसका रेंज है वो इसका क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डोमेन। तो डोमेन हम कितना लिखेंगे? -1 पर।
अरे वाई वैल्यू है ना, तो जो वैल्यू हमको मिला है हम वाई का वैल्यू तो वहीं से सिलेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे वाई जो है वो क्या है, यहाँ पर ये एंगल, ये वाई जो है वैल्यू है और ये वाई यहाँ पर क्या है, एंगल है, और यहाँ पर x जो है वो एंगल है और यहाँ पर x जो है वैल्यू है। तो हमने जो यहाँ पर देखा कि x जो हमको वैल्यू लेंगे वो वैल्यू हमको क्या मिला था, कहां से कहां तक मिला था, -1 से 1 तक। तो जो x यहाँ पर वैल्यू के रूप में मिला था, यहाँ पर y जो यहाँ पर वैल्यू के रूप में मिला था, वही तो हमारे लिए डोमेन बन जाएगा ना, क्योंकि हमको वैल्यू मिला था y का वैल्यू -1 से 1 तक। हमको उसी में से यहाँ पर इनपुट सेलेक्ट करना है, तो इनपुट सेलेक्ट करना है मतलब x का वैल्यू सेलेक्ट करना है, तो -1 से 1 तक सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने एंगल क्या सेलेक्ट किया था, 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई तक मैंने सेलेक्ट किया था एंगल, मतलब x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू। लेकिन ये एंगल अब यहाँ पर किसके रूप में जाएगा, अब यहाँ पर एंगल y के रूप में, y के वैल्यू के रूप में जाएगा। तो y जो सेलेक्ट हम करेंगे, y कहां से कहां तक सेलेक्ट करेंगे, 0 से लेके पाई तक। यूं समझिए ना कि इसका इनवर्स ये है, तो इसका जो रेंज है वो डोमेन बन गया और इसका जो डोमेन है वो क्या बन गया, रेंज बन गया। क्लियर। अब इसके ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन, ये हो गया जी -1 और ये क्या हो गया 1। यहाँ पर ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया 1। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर -1, तो इसका रेंज है ना जी, तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना 1। अच्छा बताइए कि ये जो, अच्छा एंगल डोमेन कितना है, 0 to पाई, 0 to पाई, तो 0 to पाई/2 बीच में ले लेते हैं और ये हो गया पाई। अच्छा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1। अच्छा, आपको पता है cos पाई/2 का वैल्यू कितना होता है 0 और cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। तो जो cos का ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, तो जो cos का ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, जो cos का ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर cos इनवर्स के ग्राफ की, cos इनवर्स का ग्राफ। तो cos इनवर्स के लिए हमारा डोमेन क्या है, -1 to 1। तो अब हम x एक्सिस पर क्या लेंगे, -1 से लेके 1 तक। अच्छा, मेरा जो डोमेन रेंज जो है वो क्या है, 0 to पाई, तो 0 to पाई कहाँ, x एक्सिस पर, 0 to पाई, 0 to पाई, बीच में पाई/2 लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं पाई, तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा पाई/2। अच्छा बताइए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं cos इनवर्स की, cos इनवर्स x। याद है cos इनवर्स x का मतलब क्या, cos इनवर्स x का मतलब होता है कि cos के किस एंगल के लिए वैल्यू हमको x मिल रहा है, यही होता है ना, यही बताए थे ना, cos के किस एंगल के लिए हमको x प्राप्त हो रहा है। तो आप बताइए, अगर cos इनवर्स -1 लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि cos के किस एंगल के लिए हमको -1 मिलेगा। अब वो तो आपको पता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो आपको मिल गया -1। क्लियर, पाई पर मिला -1। अच्छा, आपको पता है अगर हम cos 0 की बात करते हैं, cos इनवर्स 0, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि cos का वैल्यू 0 किस एंगल के लिए, तो अरे भाई पाई/2 के लिए। और यहां पर अगर हम 1 की बात करें तो cos इनवर्स का वैल्यू 1 किस पर मिलेगा, cos इनवर्स 1 का मतलब, cos इनवर्स 1 का मतलब कि cos का वैल्यू 1 किस एंगल पर मिलेगा, तो पाई पर 0 पर मिलेगा। तो हमारा जो ग्राफ जाएगा वो ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा जी, ग्राफ हमारा हो जाएगा इस टाइप का, ये cos इनवर्स का ग्राफ होगा। ध्यान दीजिए, अब आप देखेंगे यहां पर, अब रफ कर सकते हैं, ये cos का और ये cos इनवर्स का ग्राफ। आपको बताया था मैंने कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ y = x के रेस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज होता है। तो यहाँ cos का ग्राफ, cos इनवर्स के ग्राफ का, या यूं कहें कि cos इनवर्स का ग्राफ cos के ग्राफ का y = x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज का मतलब, पहले तो हम यहाँ पर y = x ले लेते हैं जी, ये y = x हो गया, y = x। तो इसके मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ यहाँ पर इसके नीचे आपको दिख रहा है वही ग्राफ इसके रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में दिखाई देगा, मिरर में इमेज के रूप में दिखाई देगा। तो इसका जो इमेज होगा वो कितना होगा, यहाँ पर इस टाइप का इमेज, और ये जो इमेज है यहाँ पर, ये इमेज कैसे जाएगा, ऐसे।
क्लियर। और यहाँ पे कट किया तो अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स में यहाँ पर इसका इस y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ इस y इज इक्वल टू x में ये मिरर इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, cos इनवर्स का ग्राफ, अरे cos इनवर्स का ग्राफ ये वाला मैंने यहाँ पर कॉपी किया। तो याद रखना है कि किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ, चाहे वो कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है, क्लियर। अब ये तो हुआ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। अब इसके साथ थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। याद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बताया था। पहले आप इस ग्राफ को देखकर बताइए कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कैसे पता चलेगा? बताया था मैंने कि अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर x के होता है तो इंक्रीजिंग, अरे x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y घट रहा है, यही ना होता है इंक्रीजिंग का। ग्राफ अगर बाएं से दाएं तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग। और अगर बाएं से दाएं तरफ ग्राफ डाउनवर्डेड है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। तो यहाँ पर y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है x के तो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है ये बाएं से दाएं तरफ क्या है, डाउनवर्डेड है कि अपवर्डेड है, डाउनवर्डेड है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है भाई। तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग। दूसरी बात, पीरियोडिक की बात अगर आएगी तो आपको मालूम है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि पीरियोडिक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और उसी वजह से तो वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और वहां जो पीरियोडिक होता है उसको उस बात को खत्म करते हैं कि वो पीरियोडिक न रह जाए, तब उसका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफाइन होता है। तो पीरियोडिक तो ये है नहीं, अपीरियोडिक है। दूसरी बात, अगर हम बोले कि ये इवन है कि ऑड है तो ग्राफ से समझिए इवन है कि ऑड है। तो यहां तो आपको दिख रहा है ना कि जो ग्राफ y के बाईं तरफ है उसका मिरर इमेज यहां पर दाईं तरफ तो है नहीं, मतलब दिस पार्ट इज नॉट द इमेज ऑफ दिस पार्ट और दिस पार्ट इज नॉट द इमेज ऑफ दिस पार्ट। तो इसका मतलब कि y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। दूसरी बात, ओरिजिन से तो पास ही नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होने से गया। तो ना ये इवन है ना ऑड है, तो कौन सा कैटेगरी है, ये है नैनो कैटेगरी। और नैनो कैटेगरी में क्या होता है, मैंने बताया था कि cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बात समझना है कि ये ऑड है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग।